ओके, हेलो एवरीवन। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे, मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ओके, इसमें हम लोग यही देखेंगे कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। मोर इन्फॉर्मेटिव करने का मतलब है कि केमिकल इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव टर्म्स, जैसे फिजिकल स्टेट शो करने के लिए कुछ सिंबल यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर, वहाँ पे किस टेम्परेचर रिएक्शन हो रहा है उसको दिखाने के लिए टेम्परेचर रेंज शो करेंगे। फिर गैस का फॉर्मेशन होगा तो क्या सिंबल यूज करेंगे। इस टाइप से कुछ हम लोग सिंबल देखेंगे। जैसे मेरे पास हम यूज़ करेंगे फिजिकल स्टेट दिखाने के लिए, रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसका फिजिकल स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट में है वो सब्सटेंस, उसको शो करने के लिए हम यूज करेंगे। अगर मेरे पास सॉलिड सब्सटेंस है रिएक्शन में, हम उसके लिए सिंबल यूज करेंगे एस। अगर लिक्विड फॉर्म में वो सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट में तो हम लोग यूज करेंगे एल। अगर गैसियस फॉर्म में है तो हम यूज करेंगे जी। और एक स्टेट होता है एक्वस सॉल्यूशन स्टेट बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन स्टेट बोलते हैं। अगर ऐसा स्टेट होगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे ए क्यू। एक्वस सॉल्यूशन स्टेट क्या होता है कि हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, उसको वाटर में डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं और वाटर का सॉल्यूशन बनता है उस सब्सटेंस का, हम उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। हो गया। फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर को कैसे शो कर सकते हैं, टेम्परेचर कैसे शो कर सकते हैं इक्वेशन में। फिर बात करेंगे प्रेशर कैसे शो कर सकते हैं, प्रेशर पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कैटलिस्ट जो यूज होता है। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। कैटलिस्ट को हम लोग कैसे शो करेंगे रिएक्शन केमिकल इक्वेशन है, उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, इस पे बात करेंगे। फिर मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट हो गया गैस का फॉर्मेशन होगा, गैस का इवोल्यूशन होगा। गैस जो है फॉर्म होगा रिएक्शन में और बाहर निकलेगा, उसको कैसे शो करेंगे उसके लेके बात करेंगे। फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को बात करेंगे, पिटेट फॉर्मेशन के लेके बात करेंगे। प्रेसिपिटेट होता है मेरे पास इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, जो एग्जांपल हम लोग अभी लेके समझेंगे। ओके, तो इन सब चीज़ जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, इस सबको शो करने के लिए हम लोग क्या क्या साइन, क्या क्या इन्फॉर्मेटिव टर्म्स यूज करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे मेरे पास फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर। एयर में क्या कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं। उसके लिए हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। कोल के लिए हम लोग कार्बन लिखते हैं। कार्बन जो है एयर से ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करता है और हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन जो है कोल के फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। हम जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो कार्बन जो हम यूज कर रहे हैं कोल के फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो हम सी के बगल में एस लिख देंगे। ये एस यही दिखा रहा है कि कार्बन जो है कोल के फॉर्म में है, जो सॉलिड सब्सटेंस है, तो हम उसके लिए एस यूज कर दिए। ऑक्सीजन एक गैसियस फॉर्म में है जो एयर एटमॉस्फेयर से लेता है, तो यहाँ पे O2 जो है गैस है, तो ये फिर हम यूज करेंगे जी इसके लिए। फिर CO2 मेरे पास गैस बन गया था तो उसके बगल में हम लोग जी यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसका फिजिकल स्टेट शो करने के लिए सॉलिड के लिए एस यूज किए हैं, गैसेस के लिए जी यूज किए हैं, यहाँ पे गैसेस के लिए जी यूज किए हैं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे गैस के फॉर्म में लेते हैं H2, गैस रिएक्शन करता है O2 गैस के साथ में, ऑक्सीजन गैस के साथ में, तो यहाँ पे जी लिख देंगे, ये गैसियस फॉर्म में है। मेरे पास वाटर बन के आता है। वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट शो कर रहा है। ये जो हम लोग इन्फॉर्मेटिव टर्म्स यहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, ये सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट बता रहा है। वही टाइप से बात करते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है Fe से, आयरन से, और हमको मिलता है फेरस सल्फेट और कॉपर। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट होता है वो मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ बगल में लिख देंगे AQ। इसको कैसे बनाते हैं, हम एक वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर लेते हैं एक कंटेनर में, उसमें कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का वाटर के साथ में एक सॉल्यूशन बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट जो है एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, वाटर के साथ सॉल्यूशन बना हुआ है, तो ये कॉपर सल्फेट का फिजिकल स्टेट क्या है यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे AQ लिख देंगे। अगर यहाँ आयरन का मेटल है तो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है। रिएक्शन होने के बाद हमको आयरन सल्फेट मिलता है, वो अगेन एक्वस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे बगल में लिख देंगे AQ। फिर हमको मिलता है कॉपर Cu, ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, कॉपर का मेटल मिलता है। ओके, तो इस टाइप से हम फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए सॉलिड के लिए S यूज करेंगे, लिक्विड के लिए L यूज करेंगे, गैसेस के लिए G यूज करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ यूज करेंगे। ओके, इसके अलावा जैसे मेरे पास यहाँ पे जो रिएक्शन था, कार्बन रिएक्शन O2 गैस टू गिव CO2 गैस, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर। जब कोल को बर्न करते हैं एयर में तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलता है, तो उस हीट जो निकल रहा है उसको शो करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। ये ट्रायंगल टाइप का होता है। हम यहाँ पे हीट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम चाहे तो हीट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हीट निकल रहा है ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हीट ना लिख के हम लोग हीट के लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं, वो हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ट्रायंगल टाइप का। तो यहाँ पे हम हीट के लिए क्या यूज करते हैं, मतलब हीट एनर्जी जो निकलता है या फिर एब्जॉर्ब होता है
उसको शो करने के लिए, हीट एनर्जी को शो करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा, ऐसा ट्रायंगल शेप का रहता है। जैसे यहाँ पे हम हीट के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग हीट करते हैं। हीट करेंगे तो हम यहाँ पे प्लस डेल्टा साइन यूज करेंगे रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है हमको रिएक्शन में। ओके, इस डेल्टा साइन को हम लोग यहाँ रिएक्शन एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, कभी कभी एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे। CaCO3 को हीट किए, मतलब हीट एनर्जी सप्लाई किए, मतलब हीट एनर्जी यहाँ पे डेल्टा साइन जो है हीट एनर्जी शो कर रहा है कि यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है। हमको मिलता है CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलता है। ओके, हम यहाँ फिजिकल स्टेट नहीं दिखा रहे हैं, बस यहाँ पे हीट एनर्जी को शो कर रहे हैं। यहाँ पे हीट एनर्जी बाहर निकल रहा था, तो मतलब फॉर्मेशन हो रहा था, तो C और O2 रिएक्शन करके CO2 और हीट एनर्जी दे रहे हैं, हम इसको प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे हीट एनर्जी हमको रिएक्टेंट में देना पड़ रहा है, तब ये रिएक्शन ब्रेक होकर ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमको यहाँ पे हीट एनर्जी को इस साइड में लिखेंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी इसे प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ फिलहाल तो एरो के ऊपर लिख रहे हैं। ओके, एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो था एक्वस फॉर्म में था, तो AQ लिख दिए हैं। आयरन से रिएक्शन करके FeSO4 रहता है, जो अगेन एक्वस फॉर्म में रहता है, और Cu मेरे पास सॉलिड फॉर्म में बन के आता है, तो S लिख दिए हैं। ये मेरे पास होता है ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। रिएक्शन के बाद FeSO4 मिलता है, ये मेरे पास होता है, इसका भी सॉल्यूशन बन के आता है यहाँ मेरे पास FeSO4 का, और यहाँ मेरे पास ये होता है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन के आता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग गैस फॉर्मेशन का या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस का। ओके, तो हम बात करेंगे गैस फॉर्मेशन का या फिर गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, गैस का फॉर्मेशन होकर वो रिलीज हो जा रहा है। ओके, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, जैसे मेरे पास एक जिंक मेटल है जो मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है। ओके, अब ये रिएक्शन करता है एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कोई भी एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मेरे पास होगा डाइल्यूट फॉर्म में। ओके, डाइल्यूट फॉर्म क्या होता है उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे इस रिएक्शन को देखते हैं। ये होता है एसिड का वाटर के साथ सॉल्यूशन, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, तो हम लोग यहाँ पे AQ लिख देंगे। HCl जो है एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। रिएक्शन के बाद हमको मिलता है ZnCl2, आगे मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, और हमको मिलता है H2 गैस G। हाइड्रोजन गैस यहाँ फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में। ये मेरे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। ये जिंक सॉलिड था, ये मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन था, मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट फॉर्म था। एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, वो हाइड्रोजन गैस का बबल बनता है ये, और ये बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं इफरवेसेंस बोलते हैं। ओके, तो बाहर निकलता है हाइड्रोजन गैस ये बन के जो बाहर निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे एरो साइन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर एरो साइन दिखाते हुए। ये ही शो कर रहा है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बन रहा है और ये एटमॉस्फेयर में उड़ जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है बाहर। ये एरो साइन जो है ऊपर वो दिखा रहा है कि यहाँ गैस जो है बाहर निकल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ सब निकाल सकते हैं कि जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, HCl जो है एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, ZnCl2 एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया वो रिलीज हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इस डाइल्यूशन का। ओके, हम यहाँ बात करेंगे कंसेंट्रेशन टर्म का। ओके, तो हम जनरली यहाँ बात करेंगे एसिड को लेके। तो यहाँ एसिड मेरे पास दो टाइप हो सकते हैं, एक होगा मेरे पास कंसेंट्रेटेड एसिड और दूसरा हो सकता है मेरे पास डाइल्यूट एसिड। ओके, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, अगर कोई एसिड में लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, एसिड में बहुत कम अमाउंट हो, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा, तो हम इसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, जैसे मेरे पास एक कंटेनर में एसिड लिए, इस कंटेनर में एसिड लिए और यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, अगर वाटर नहीं रहता है एसिड में, तो वो फिर एसिड नहीं कहलाएगा, वो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करेगा। तो यहाँ पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है, वाटर प्रेजेंट है एसिड में, तो हम उसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है मेरे पास एसिड में, एसिड का सॉल्यूशन में, जैसे मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लिए कंटेनर में, इसमें हम एसिड ऐड किए हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इस जो एसिड के साथ जो वाटर का सॉल्यूशन बन रहा है, वाटर के साथ जो एसिड का सॉल्यूशन बन रहा है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम इसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड।
कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट हो। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें लेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट हो और लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, एक्सेस ऑफ लार्ज अमाउंट में वाटर वहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए, तो वाटर के साथ सॉल्यूशन बन जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डाइल्यूट एसिड है। हालांकि दोनों वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाए, दोनों एक्वस फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे वाटर जो है वेरी स्मॉल अमाउंट में है, यहाँ पे वाटर जो है लार्ज अमाउंट में है। अगर एसिड में वाटर नहीं रहेगा तो फिर वो एसिड निकालेगा, वहाँ से H+ निकलेगा नहीं तो एसिड निकालेगा, वहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे जो डाइल्यूट फॉर्म लिखे हैं, यहाँ पे HCl जो है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, HCl बहुत स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट है। ओके, तो हम कंसनट्रेटेड एसिड के लिए यूज करते हैं सैम्बोल, CONC कौन की यूज करते हैं, और डाइल्यूट के लिए हम यूज करते हैं DIL सैम्बोल। तो यहाँ पे हम HCl जो है डाइल्यूट एसिड लिए हैं, हम इसके लिए डाइल्यूट ना लिख के हम लिखेंगे DIL, ऐसे लिखेंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट इसका हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PPT ही बोलते हैं, PPT फॉर्मेशन का। ओके, ये क्या होता है? ये मेरे पास होता है इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। वैसा सॉलिड सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल हो, डिजोल्व ना करे। एग्जांपल समझते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ये AQ लिख देंगे बगल में। रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट से, Na2SO4, क्या हो गया? सोडियम सल्फेट है ये अगेन एक्वस फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ये सोडियम सल्फेट का वाटर के साथ सॉल्यूशन बना दिए। अब जब इसको हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमको मिलता है एक नया सॉल्यूशन। इसमें क्या है? NaCl जो है, NaCl बनता है एक्वस फॉर्म में, इसमें NaCl जो है एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है NaCl, और एक सब प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4, इसको बैलेंस कर देते हैं। ओके, बेरियम सल्फेट ये मेरे पास बन के आता है सॉलिड सब्सटेंस, और ये सॉलिड सब्सटेंस जो बन के आया है वो इस एक्वस सॉल्यूशन में जो दोनों एक ही कंटेनर में, दोनों जो प्रोडक्ट है एक ही कंटेनर में बन रहा है, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में है, वाटर का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, और ये जो है सॉलिड सब्सटेंस है, और वो इस एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं कर रहा है, ये नीचे आके बैठ जा रहा है, नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है। इसको लोग यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या बना है मेरे पास? बेरियम सल्फेट का इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस मतलब ये इस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं कर रहा है। और इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, मतलब PPT। हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट का PPT बन रहा है, यहाँ पे PPT वाइट कलर का बनता है। ओके, जब भी मेरे पास प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब वो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं करेगा, तो ऐसे सब्सटेंस को दिखाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे PPT का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये यहाँ पे नीचे आके बैठ जा रहा है, कि नीचे दिखा रहा है ऐसे एरो, ये सॉलिड फॉर्म में बन रहा है और नीचे एक्वस सॉल्यूशन में बैठ जा रहा है, वो डिजोल्व नहीं कर रहा है। और हम गैस के लिए क्या दिखाए थे? गैस जो है बाहर निकलता है, उसके लिए हम लोग यूज किए थे सैम्बल, कहाँ पे लिखे थे? यहाँ पे लिख देते हैं इवोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे गैस इवोल्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरो इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये था गैस का फॉर्मेशन होने के लिए। और PPT फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। PPT फॉर्मेशन के लिए हम सैम्बल यूज करते हैं एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसके लिए हम एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन PPT फॉर्मेशन के लिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि जब कोई रिएक्शन होता है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे या प्रेशर पे, तो हम उसको कैसे शो करेंगे रिएक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का। जैसे मेरे पास नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस से, H2 गैस से, और हमको मिलता है अमोनिया गैस, NH3 अमोनिया गैस। ओके, और ये रिएक्शन जो होता है ये होता है 400 to 500 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर चाहिए 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन क्या होते हैं कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं और एक पार्टिकुलर प्रेशर पे होते हैं। तो जो भी वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन को होना है, या प्रेशर कंडीशन दिया हुआ रहेगा जिस प्रेशर पे रिएक्शन को होना है, उसका हम लोग इस एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। टेम्परेचर दिखाना रहेगा इक्वेशन में, इस एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट बोले तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है
जो रिएक्शन का रेट को, रिएक्शन का स्पीड को या तो इंक्रीज़ कर सकता है या फिर डिक्रीज़ भी कर सकता है, वही सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। और वो रिएक्शन में केमिकली इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो बस हमारी स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए यूज करते हैं। कैटलिस्ट मेरे पास दो टाइप का होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है रिएक्शन का रेट को स्पीड करता है। अगर कोई भी रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो से हो रहा है, धीरे से हो रहा है, तो उसका स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर रिएक्शन बहुत फास्ट चल रहा है तो स्लो करने के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट को भी हम लोग यहाँ एरो के नीचे या ऊपर शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है वो मेरे पास आयरन कैटलिस्ट है। और यहाँ पे एक सब्सटेंस और यूज होता है, हम लोग उसको बोलते हैं प्रोमोटर बोलते हैं। या तो यहाँ पे मोलिब्डेनम जो है MO एक मेटल है, वो प्रोमोटर के रूप में यूज करते हैं। प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट का जो वर्क करने का कैपेसिटी है, कैटलिस्ट का जो एक्शन करने का कैपेसिटी है, उसको प्रोमोटर इंक्रीज करता है। तो Fe मेरे पास कैटलिस्ट है, यहाँ पे रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। मोलिब्डेनम जो है इस कैटलिस्ट जो Fe है उसका वर्क करने का क्षमता को, कैपेसिटी को वो इंक्रीज करता है। ओके, तो हम लोग प्रोमोटर बोलते हैं। फिर यहाँ पे हीट निकलता है, हीट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। मतलब ये रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, रिएक्शन हो रहा है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, प्रेशर है यहाँ पे 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैटलिस्ट यूज किए हैं आयरन और प्रोमोटर यूज किए हैं मोलिब्डेनम। तो ये जितने भी इन्फॉर्मेटिव टर्म्स हैं इसके लिए हम लोग सिंबल यूज किए हैं। टेम्परेचर के लिए हम ये सिंबल ये लिख दिए हैं, एरो का ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। ओके, फिर ये अमोनिया गैस बन के आ रहा है, फिर यहाँ पे हीट निकल रहा है। तो हीट के लिए हम लोग हीट ना लिख के हम चाहेंगे तो यहाँ पे हीट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हीट यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम इसके लिए सिंबल यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सिंबल का बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव टर्म्स का बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे डेल्टा सिंबल यूज किए हीट के लिए। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ हम बात करेंगे, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन वैसा रिएक्शन होते हैं जो आगे भी बढ़ते हैं पीछे भी आते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस है ये मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए हम यहाँ पे सिंगल एरो ना यूज करके हम यहाँ पे यूज करते हैं डबल हाफ एरो दो को यूज करते हैं। ओके, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम सिंगल एरो ना यूज करके हम यूज करेंगे ऐसे डबल हाफ एरो ऐसे। इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल करने का मतलब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से कंबाइन करके NH3 बना रहा है, और साथ ही साथ NH3 जो है ब्रेक करके अगेन N2 गैस और H2 गैस बना रहा है। ये रिएक्शन आगे भी बढ़ रहा है और अमोनिया गैस का ब्रेक होकर ये भी रिएक्शन पीछे भी आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स मतलब बैक आना, बैक पीछे भी आ रहा है रिएक्शन। ओके, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ पे होगा उसके लिए हम डबल हाफ एरो यूज करेंगे, ऐसे साइन यूज करेंगे। और बात करते हैं इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल नहीं है ये, मतलब रिएक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में होगा। रिवर्सिबल में क्या था, रिएक्शन आगे भी बढ़ेगा पीछे भी आएगा। रिवर्सिबल क्या है, ये केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल लिए थे C+O2 गिविंग मी CO2। यहाँ पे क्या हो रहा था, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बना रहा था, CO2 अगेन ब्रेक करके कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना रहा था, रिएक्शन बस आगे बढ़ रहा था ऐसे। तो हम इसके लिए सिंगल एरो यूज करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए हम यूज कर सकते हैं। हम रिवर्सिबल के लिए सिंबल यूज करेंगे, रिवर्सिबल के लिए ऐसे साइन, और इरिवर्सिबल के लिए हम यूज करेंगे ऐसे साइन। ओके, अब हम बात करते हैं एक रिएक्शन सनलाइट एनर्जी को कैसे दिखाएंगे उसके लिए, है ना। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, मेरे पास एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट्स या ट्रीज जो हैं सन से लाइट एनर्जी लेते हैं और ज़मीन से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं H2O के प्रेजेंस में, और एटमॉस्फेयर से CO2 गैस लेते हैं, CO2 गैस, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमको ग्लूकोज, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे CO2 गैस एटमॉस्फेयर से लेता है प्लांट और वो रिएक्शन करता है H2O से, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट चाहिए यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल जो कि लीफ में होते हैं। और रिएक्शन के बाद हमको मिलता है C6H12O6, ये ग्लूकोज बनता है, वहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। साथ ही साथ वहाँ पे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, O2 गैस बाहर निकलता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो ना तो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी रहता तो हम यहाँ पे डेल्टा साइन यूज करते हैं, ट्रायंगल। यहाँ पे एनर्जी जो ले रहे हैं सनलाइट एनर्जी के फॉर्म में ले रहे हैं, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे हम सनलाइट ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे
हम यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, एच न्यू ऐसे लिखेंगे। ये वी टाइप का है, इसको न्यू बोलते हैं। और एच है ये में एक कांस्टेंट है, इसका हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, अभी हम मैंने बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे हम सनलाइट एनर्जी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं एच न्यू। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे सनलाइट एनर्जी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल एच न्यू। ओके, एच न्यू क्या होता है देखते हैं। हम जानते हैं कि लाइट जो है, लाइट का जो रे है ऐसे ट्रेवल करता है। ओके, तो हम उसको एज्यूम करते हैं एक वेव के रूप में, वो आगे बढ़ता है। एक नया थ्योरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। उसमें क्या होता है कि लाइट का जो रे है, लाइट से जो बीम निकल के आ रहा है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बन के आ रहा है। मतलब लाइट जो आ रहा है ऊपर से, सन से लाइट आ रहा है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के रूप में वो आ रहा है ऐसे। और इस एनर्जी पैकेट को बोलते हैं फोटॉन्स। और इस एक एनर्जी पैकेट में, जिसको हम फोटोन बोलते हैं, उसका एक फोटोन का एनर्जी होता है E = एच न्यू। तो इस फोटोन का एनर्जी शो करने के लिए एच न्यू सिंबल यूज करते हैं। तो जब सनलाइट एनर्जी यूज करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन में एनर्जी के रूप में, तो हम लोग उसके लिए सिंबल यूज करते हैं एच न्यू। और कभी कभी हम इसको यूवी भी लिखते हैं। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। सनलाइट को एनर्जी को शो करने के लिए यूवी भी कभी कभी लिखते हैं। ओके, तो थे मेरे पास सनलाइट एनर्जी का। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का बात करेंगे। जैसे मेरे पास H2O है लिक्विड फॉर्म में, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिक करंट पास किए, मतलब एनर्जी कौन सा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे इसके लिए सिंबल यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सीधे लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास किए हैं, एनर्जी जो दे रहे हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट के रूप में दे रहे हैं। H2O लिक्विड फॉर्म में था, ये ब्रेक करके हमको देता है H2 गैस देता है प्लस O2 गैस देता है। ओके, तो ये थे मेरे पास कुछ टर्म्स और सिंबल जो हम लोग केमिकल इक्वेशन में अप्लाई करके केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। हो गया, अब बात करते हैं कि क्या इन सबको हमेशा लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी तो हमेशा नहीं है। तो बात करते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। जैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो वहाँ पे फिजिकल स्टेट को शो करना हमेशा कंपलसरी नहीं रहता है, जब जरूरत पड़ेगा तभी हम शो करेंगे। यहाँ तो हम लोग बात किए इसलिए हम सबको शो कर दिए। अगर कोई रिएक्शन पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, पार्टिकुलर प्रेशर पे हो रहा है, या किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम लोग को शो करना वहाँ पे कंपलसरी है। ओके, फिर अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये साइन को शो करना कंपलसरी है। इरिवर्सिबल है रिएक्शन तो इसके लिए सिंगल एरो यूज करेंगे। गैस का इवोल्यूशन शो करेंगे हम ये एरो इन अपवर्ड डायरेक्शन में एरो को हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन को शो करने के लिए ये हम लोग एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। हीट एनर्जी दिखाने के लिए हम इसे डेल्टा सिंबल यूज करेंगे। सनलाइट एनर्जी दिखाने के लिए एच न्यू लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के क्या क्या लिमिटेशन थे, जिसको इस इंफॉर्मेटिव टर्म्स को पुट करने के बाद वो लिमिटेशन खत्म हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं। ओके, तो हम एग्जांपल उसमें लेंगे। जैसे मेरे पास एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, N2 रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस टू गिव NH3 गैस। और ये रिएक्शन जो होता है मेरे पास होता है 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, और 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं Fe आयरन कैटलिस्ट, और यहाँ पे मोलिब्डेनम प्रोमोटर यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी है हम, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें एक बात बता दूं कि केमिकल इक्वेशन के लिमिटेशंस पहले आते हैं, और उस लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए, लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम उसमें इन्फॉर्मेटिव टर्म्स पुट करते हैं, जो भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको इस रिएक्शन से सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट, इस इक्वेशन से फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ओके, साथ ही साथ ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है, लेकिन हम लोग हीट का सिंबल जो डेल्टा सिंबल है वो तो कहीं पे इनपुट किए ही नहीं है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो केमिकल इक्वेशन जो है डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हीट एब्जॉर्ब हुआ या हीट रिलीज्ड हुआ। ओके, थर्ड लिमिटेशन, इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है वो सिंपली इस सिंगल एरो जो है वो शो कर रहा है कि ये दोनों रिएक्शन के बाद हम अमोनिया दे रहे हैं। लेकिन आपको मैंने पिछले वीडियो में पिछले टॉपिक में बता चुका था कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है पीछे की ओर भी आता है। अमोनिया गैस ब्रेक करके ये दोनों का फॉर्मेशन भी, मतलब अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन होकर ये गैस फिर से बनते भी हैं, और ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्टेंट जो है कंबाइन करके आगे भी बढ़ते हैं। तो इस
सिंगल एरो से पता नहीं चल रहा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो हम थर्ड लिमिटेशन लिखेंगे। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन कि कैसा रिएक्शन है। रिएक्शन नेचर बोले तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। ओके, इसके अलावा जैसे मेरे पास एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस HCl गैस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डाइल्यूट फॉर्म DIL रिएक्शन करके हमको मिलता है ZnCl2 एक्वस फॉर्म में प्लस H2 गैस बनता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं इस रिएक्शन में ये जिंक है सॉलिड स्टेट में, HCl एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में, ZnCl2 एक्वस फॉर्म में है, H2 गैस बन के आ रहा है। ये गैस का फॉर्मेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और ये जो गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस जो बनता है वो बाहर बबल के रूप में बाहर निकलता है, बबल बनता है, इसको हम इफर्वेसेंस बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है बन रहा है रिएक्शन में, और ये बाहर निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो हमको इस इक्वेशन को देख के पता तो नहीं चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन भले हो रहा है, लेकिन बाहर निकल रहा है कि नहीं वो पता नहीं चल पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के सामने ये एरो पुट करते हैं, और ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व हो रहा है। तो जो केमिकल इक्वेशन था जनरली, वो हमको गैस का इवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। फोर्थ, गैस का इवोल्यूशन, गैस इवोल्यूशन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन बताता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास PPT फॉर्मेशन। PPT मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ओके, जैसे मेरे पास इसमें एग्जांपल लेते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और हमको मिलता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl। ओके, इक्वेशन तो हम लिख दिए इजीली, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि बेरियम सल्फेट का PPT भी बनता है। इक्वेशन से तो पता नहीं चल रहा है, मतलब हमको सब सेम ही टाइप से दिख रहे हैं। ये सब मेरे पास एक्वस फॉर्म में रहते हैं, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जिसको PPT बोलते हैं वो बनता है, तो हमको पता नहीं चल रहा है। तो केमिकल इक्वेशन से हमको PPT का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ओके, अब लिमिटेशन को दूर कैसे करते हैं, हम इसमें इन्फॉर्मेटिव टर्म्स पुट करते हैं। जैसे हम फिजिकल स्टेट शो करने के लिए हम सॉलिड के लिए S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L यूज करते हैं, गैसेस के लिए G, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन गैस है तो G लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस है तो G लिख देंगे, अमोनिया गैस बन रहा है G लिख देंगे, और यहाँ पे हीट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। यहाँ पे हीट बाहर भी निकल रहा है, हम इसके लिए सिंबल यूज करेंगे डेल्टा। यहाँ पे हीट, अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो हम उसको रिएक्टेंट साइड में ऐड करके लिखते हैं, अगर रिएक्शन के बाद बनता है प्रोडक्ट साइड में तो हम उसको प्रोडक्ट साइड में प्लस डेल्टा लिखते हैं। हो गया, तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन में इंफॉर्मेटिव टर्म्स, जैसे फिजिकल स्टेट शो करने के लिए हम उसका स्टेट दिखाने के लिए बगल में G लिख दिए, G लिख दिए, G लिख दिए। रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है, उसको बताने के लिए हम यहाँ पे डेल्टा साइन यूज किए हैं। इस टाइप से हम इस केमिकल इक्वेशन में जो लिमिटेशंस था, जो कि हमको स्टेट और हीट का एवोल्यूशन, हीट का बाहर निकलने के बारे में कोई पता नहीं चल रहा था, अब हमको इस इक्वेशन से देख के हमको इजीली पता चल रहा है कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, अमोनिया गैस बन रहा है, यहाँ पर डेल्टा साइन बता रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम इसको बताने के लिए क्या करेंगे, इस सिंगल एरो को हम डबल एरो से रिप्लेस कर देंगे, ऐसे यूज़ करेंगे साइन। ये बताता है कि ये दोनों के रिएक्शन से ये अमोनिया बन रहा है, साथ ही साथ अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन होकर ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में अगेन रिएक्शन पीछे भी आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव साइन, इन्फॉर्मेटिव टर्म्स को पुट किए। ओके, साथ ही साथ गैस इवोल्यूशन के लिए हम साइन यूज करते हैं एरो इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे गैस तो बन रहा था लेकिन ये बाहर निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा था, हम उसके लिए यूज करेंगे गैस का फॉर्मेशन होकर ये बाहर एटमॉस्फेयर में बाहर उड़ जा रहा है। ओके, PPT फॉर्मेशन का बात करें, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ऐसे, यहाँ पे BaSO4 PPT बनता है, इक्वेशन से पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या थे मेरे पास ये लिमिटेशंस थे केमिकल इक्वेशन के, लेकिन हम इस साइन को, इस एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन को दिखा के हम बता पाएंगे कि बेरियम सल्फेट का यहाँ PPT बन रहा है, इसके बगल में हम ऐसे कर देंगे, बता रहा है कि बेरियम सल्फेट यहाँ PPT के रूप में नीचे बैठ जा रहा है, क्वेश्चन डिजोल्व नहीं कर रहा है। ओके, तो ये थे मेरे पास केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस। तो हम यहाँ लिखेंगे केमिकल इक्वेशन does not give any informations about number 1 physical state of substance, heat absorbed or released in reaction, third में nature of reaction, reversible or irreversible,
फोर्थ में गैस इवोल्यूशन, फिफ्थ में पीवीटी फॉर्मेशन। ये था मेरे पास केमिकल इक्वेशन। इसका हम लोग रिमूव कैसे, इसका हम लोग दूर कैसे करेंगे लिमिटेशंस को, बाय पुटिंग इन्फॉर्मेटिव टर्म्स और इन्फॉर्मेटिव साइंस और सिंबल्स इन ए केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। ओके, तो सी यू, थैंक यू।